वेलकम टू आवर मंजिल विद अंसारी यूट्यूब चैनल। अगर आपको DSSB टीचिंग मेथोडोलॉजी से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम NIOS 506 यूनिट 8 का इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का विषय है यूनिट 8, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स या CWSN। हमारा मकसद है CWSN की पहचान, उनकी परिभाषा और उनकी शिक्षा को गहराई से समझना। जी। और आज हम कई ज़रूरी टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि अशक्तता, विकलांगता और अपंगता, इन तीनों में क्या फ़र्क है। हाँ, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। और इसके बाद हम अलग-अलग तरह की अशक्तताओं को देखेंगे, जैसे संज्ञानात्मक या मानसिक अशक्तता, फिर श्रवण और वाणी दोष। दृष्टिबाधिता भी इसमें शामिल होगा। बिल्कुल। साथ ही गामक और स्नायु बाधिता। और सबसे आखिर में जो बहुत ज़रूरी है वो है प्रारंभिक हस्तक्षेप और पहचान। मतलब हम इन बच्चों को जल्दी से जल्दी कैसे पहचान सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ये 3 शब्द, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप, हिंदी में कहें तो अशक्तता, विकलांगता और अपंगता, ये सुनने में तो एक जैसे लगते हैं पर इनमें बहुत बड़ा फर्क है ना? बहुत बड़ा। और परीक्षा के लिए भी ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये WHO का वर्गीकरण है और इसका एक क्रम है। सबसे पहले आता है इम्पेयरमेंट, यानी अशक्तता या क्षति। इम्पेयरमेंट, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है शरीर के किसी अंग का न होना या उसका ठीक से काम न करना। ये एक तरह का स्ट्रक्चरल डैमेज है। जैसे मान लीजिए किसी की आंख में चोट लग गई या रेटिना खराब हो गया, ये एक इम्पेयरमेंट है। अच्छा, तो इम्पेयरमेंट मतलब शरीर के स्तर पर कोई कमी। तो फिर डिसेबिलिटी यानी विकलांगता, वो क्या हुई? डिसेबिलिटी उसी इम्पेयरमेंट का नतीजा है। ये एक फंक्शनल लॉस है। मतलब जब उस शारीरिक क्षति की वजह से हम कोई काम करने में परेशानी महसूस करते हैं तो उसे डिसेबिलिटी कहते हैं। जैसे आंख में चोट लगना एक इम्पेयरमेंट है और उस चोट की वजह से देख ना पाना ये एक डिसेबिलिटी है। समझ गई। इम्पेयरमेंट शरीर में, डिसेबिलिटी काम में। तो फिर हैंडीकैप यानी अपंगता, ये क्या है? हैंडीकैप इन दोनों का सामाजिक नतीजा है। ये एक सोशल डिसएडवांटेज है। जब व्यक्ति अपनी डिसेबिलिटी की वजह से समाज के साथ तालमेल नहीं बैठा पाता या समाज उसे मौके नहीं देता, वो स्थिति हैंडीकैप कहलाती है। अच्छा, मतलब उसी उदाहरण को आगे बढ़ाएं तो देख ना पाने की डिसेबिलिटी की वजह से अगर किसी को बस में चढ़ने नहीं दिया जाता या उसे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता तो ये हैंडीकैप है। ये बाधा समाज ने खड़ी की है। वाह, मतलब इम्पेयरमेंट शरीर में होता है, डिसेबिलिटी काम में आती है और हैंडीकैप समाज बनाता है। ये तो बहुत ही स्पष्ट हो गया। बिल्कुल, इसे ऐसे ही याद रखना है। शरीर से काम, काम से समाज। चलिए इसी समझ के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संज्ञानात्मक अशक्तता यानी कॉग्निटिव डिसेबिलिटी की। मुझे याद है कि पहले इसके लिए मानसिक मंदता शब्द इस्तेमाल होता था। हाँ, और ये बताना बहुत जरूरी है कि वो शब्द अब हटा दिया गया है। वो अपमानजनक माना जाता है। उसकी जगह अब बौद्धिक अक्षमता यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या संज्ञानात्मक अशक्तता शब्द का प्रयोग होता है। तो हम इसे पहचानेंगे कैसे? ऐसे बच्चों की जो बौद्धिक क्षमता होती है वो औसत से कम होती है और उनका जो संज्ञानात्मक विकास है यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वो बहुत धीमी गति से होता है। और ये सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ही दिखता है? नहीं, ये एक आम गलतफहमी है। इसका असर रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ता है। हम इसे अनुकूली कौशल यानी अडैप्टिव स्किल्स की कमी कहते हैं। अडैप्टिव स्किल्स? हाँ, वो क्या होते हैं? ये वो स्किल्स हैं जो हमें रोज की जिंदगी जीने के लिए चाहिए। इसे 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है आत्म देखभाल यानी सेल्फ केयर, जैसे खुद से नहाना, ब्रश करना, खाना खाना। और दूसरा है सामाजिक कौशल यानी सोशल स्किल्स, जैसे दुकान पर जाकर कुछ खरीदना, लोगों से बात करना, अच्छा व्यवहार करना। अगर बच्चा ये काम नहीं कर पाता तो वो CWSN की श्रेणी में आ सकता है। मतलब ये बच्चे सीखते नहीं है? धीमा होता है, स्लो पेस। अच्छा, और क्या इसे मापने का कोई पैमाना है, जैसे IQ? हाँ, IQ एक पैमाना है। एक सामान्य बच्चे का IQ 90 से 110 के बीच होता है। 70 से कम IQ वाले बच्चों को हम बौद्धिक अक्षमता की श्रेणी में रखते हैं। और इसमें भी अलग-अलग स्तर होते होंगे? जी, इसके 4 मुख्य स्तर हैं। पहला है माइल्ड
यानी साधारण, जिनका आईक्यू 50 से 70 के बीच होता है। ये बच्चे शिक्षण योग्य यानी एजुकेबल होते हैं, ये स्कूल जा सकते हैं। ठीक है। और इससे नीचे? फिर आते हैं मॉडरेट यानी मध्यम। इनका आईक्यू 35 से 50 होता है। ये प्रशिक्षण योग्य यानी ट्रेनेबल होते हैं, इन्हें ट्रेनिंग दी जा सकती है। और गंभीर मामलों में? जिनका आईक्यू 20 से 35 है, वो सीवियर यानी गंभीर श्रेणी में आते हैं। ये दूसरों पर निर्भर डिपेंडेंट होते हैं। और जिनका आईक्यू 20 से भी कम हो, वो प्रोफाउंड या अति गंभीर कहलाते हैं। इन्हें पूरी तरह देखभाल मतलब कस्टोडियल केयर की जरूरत होती है। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? कई कारण हैं। कोई इन्फेक्शन हो सकता है, आनुवांशिक मतलब जेनेटिक भी हो सकता है, पोषण की कमी या सिर में कोई चोट लगना। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है एनॉक्सिया। एनॉक्सिया, वो क्या है? जन्म के समय बच्चे के दिमाग को कुछ देर के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाना, ये एक बहुत बड़ा कारण है। चलिए अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। श्रवण एवं वाणी दोष, हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयरमेंट। जी, पहले श्रवण बाधिता यानी हियरिंग इम्पेयरमेंट की बात करते हैं। इसका सीधा मतलब है सुनने में समस्या होना। इसमें भी क्या कोई स्तर होते हैं? हाँ, मोटे तौर पर दो। एक होते हैं डेफ यानी बधिर, जो बिल्कुल नहीं सुन पाते, और दूसरे होते हैं हार्ड ऑफ हियरिंग, जिन्हें थोड़ा बहुत या ऊंचा सुनाई देता है। और इसे मापा कैसे जाता है? इसे डेसिबल यानी डीबी में मापा जाता है। जैसे 0 से 25 डीबी तक सुनना सामान्य है, लेकिन अगर कोई 90 डीबी से ज्यादा की आवाज भी नहीं सुन पाता तो उसे पूर्ण बधिर माना जाता है। और ये होता क्यों है? क्या इसके भी प्रकार है? हाँ, दो मुख्य प्रकार हैं। पहला है कंडक्टिव, जब कान के बाहरी या बीच के हिस्से में कोई खराबी हो। इसका इलाज अक्सर संभव होता है। और दूसरा? दूसरा है सेंसरी न्यूरल। ये तब होता है जब सुनने से जुड़ी नसों में खराबी हो। ये ज्यादा गंभीर होता है। इसके कारण हो सकते हैं गर्भावस्था में मां को जर्मन मीजल्स होना या बच्चे का समय से पहले जन्म लेना। सुनने की समस्या का असर तो बोलने पे भी पड़ता होगा। बिल्कुल, यहीं से वाणी दोष यानी स्पीच इम्पेयरमेंट जुड़ा है। बच्चे के पास विचार तो हैं, पर वो उन्हें बोलकर बता नहीं पाता। उसकी कम्युनिकेशन स्किल में कमी होती है। इसमें किस किस तरह की समस्याएं आती हैं? इसमें कई प्रकार हैं। एक है क्लेफ्ट पैलेट, मतलब कटा हुआ तालू या होंठ। ये जन्मजात होता है, पर सर्जरी से ठीक हो सकता है। और फिर है वॉइस डिसऑर्डर, जिसमें आवाज की पिच या क्वालिटी में कमी होती है। और एक बहुत आम है आर्टिकुलेशन यानी उच्चारण दोष, जैसे तुतलाना या कुछ शब्दों को सही से न बोल पाना। ठीक है, अब सुनने बोलने के बाद आते हैं दृष्टि बाधिता यानी विजुअल इम्पेयरमेंट पर। जी, इसमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कानूनी तौर पर अंधा, लीगली ब्लाइंड किसे कहते हैं। हाँ, इसका मतलब ये तो नहीं होता कि व्यक्ति को बिल्कुल ही कुछ नहीं दिखता। नहीं, हमेशा नहीं। पीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार अगर चश्मा लगाने के बाद भी आपकी दृष्टि तीक्ष्णता यानी विजुअल एक्यूटी 2200 से कम है, तो आपको लीगली ब्लाइंड माना जाएगा। और एक और शब्द आता है अल्प दृष्टि, लो विजन। लो विजन वो स्थिति है जिसे चश्मे से पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन व्यक्ति अपनी बची हुई दृष्टि का इस्तेमाल कर सकता है। इसके मुख्य कारण क्या होते हैं? कई हैं। विटामिन ए की कमी, जिससे रतौंधी होती है, कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद, ग्लोकोमा मतलब काला मोतिया। एक और जरूरी कारण है आरएलएफ, रेट्रोलेंटल फिब्रोप्लेजन। आरएलएफ, ये क्या है? ये समय से पहले जन्मे बच्चों में होता है। जब उन्हें इंक्यूबेटर में ज्यादा ऑक्सीजन मिल जाती है तो उनका रेटिना खराब हो जाता है। और कलर ब्लाइंडनेस भी इसी में आता है? हाँ, रंगों में अंतर न कर पाना ये एक आनुवांशिक मतलब जेनेटिक समस्या है। चलिए अब बात करते हैं गामक एवं स्नायु बाधिता की, लोकोमोटर एंड न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी। इसमें सबसे ज्यादा सुनने में आता है सेरिब्रल पैलिसी। जी, सेरिब्रल पैल्सी यानी प्रमस्तिष्क पक्षाघात। इसका संबंध हड्डियों या मांसपेशियों से नहीं बल्कि दिमाग से है। दिमाग के उस हिस्से में चोट लगने से होता है जो शरीर की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। कहा जाता है कि ये बीमारी नहीं, एक स्थिति है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये समय के साथ बढ़ती नहीं है। इट्स नॉट प्रोग्रेसिव। बच्चे की हालत और खराब नहीं होगी और इसका पूरा इलाज तो संभव नहीं है, लेकिन थेरेपी से बहुत सुधार किया जा सकता है। और स्नायु तंत्र से जुड़े और कौन से विकार हैं? इसमें आते हैं स्पाइना बिफिडा, जिसमें रीढ़ की हड्डी ठीक से नहीं जुड़ती, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, पार्किंसंस डिजीज है जिसमें हाथ पैरों में कंपन होता है, और एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी होता है। वो इससे कैसे अलग है? हाँ, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक आनुवांशिक बीमारी है और सेरिब्रल पॉल्सी के उलट ये प्रोग्रेसिव होती है, मतलब समय के साथ बढ़ती है। इसमें मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होकर खत्म होने लगती हैं। एक बहुत ही मुश्किल स्थिति है डेफ ब्लाइंडनेस यानी बधिरंधता। जी, जब बच्चे को सुनने और देखने दोनों में एक साथ समस्या होती है। इसमें कम्युनिकेशन सबसे बड़ी चुनौती होती है। इसका मुख्य कारण
अशर सिंड्रोम या रुबेला संक्रमण हो सकता है। ये सब जानने के बाद सबसे जरूरी सवाल ये है कि इन समस्याओं की पहचान जल्दी कैसे की जाए। यहीं पर अर्ली इंटरवेंशन का रोल आता है। बिल्कुल सही। जितनी जल्दी पहचान होगी उतना ही बेहतर सुधार संभव है। हमें विकासात्मक देरी के संकेतों पर ध्यान देना होगा। टीचर या माता पिता को किन संकेतों पर ध्यान देना चाहिए? मान लीजिए 3-4 साल की उम्र में। जैसे अगर बच्चा अपनी गर्दन नहीं संभाल पा रहा है, या आवाज की दिशा में सिर नहीं घुमाता, खिलौनों को ठीक से नहीं पकड़ता, या मुंह से लगातार लार टपकती रहती है। और कोई ऐसा खास संकेत? हाँ, एक नियम की तरह याद रख सकते हैं कि अगर कोई बच्चा 2.5 साल की उम्र तक चालिया बोल नहीं रहा है तो उसे डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। और क्लास में एक टीचर क्या कर सकता है? टीचर के पास सबसे अच्छा टूल है ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन। बच्चे के व्यवहार को ध्यान से देखना। क्या वो किताब को बहुत पास से पढ़ता है? क्या उसकी आंखों से पानी आता है? ये विजन टेस्ट का हिस्सा हो सकता है। और सुनने के लिए? उसके लिए हियरिंग टेस्ट। क्या बच्चा नाम पुकारने पर जवाब देता है? क्या वो आपकी बात नहीं सुनता? ये छोटे छोटे संकेत बहुत जरूरी हैं। यहाँ एक टर्म और है, वेटिंग चिल्ड्रन। ये क्या है? ये वो बच्चे हैं जो गोद लिए जाने का इंतजार कर रहे हैं। इनमें से कई बच्चे विशेष आवश्यकता वाले होते हैं। इसका लक्ष्य है कि हर बच्चे को एक परिवार और एक घर मिले। तो कुल मिलाकर आज हमने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से जुड़ी कई चुनौतियों को समझा, उनके प्रकार, कारण और सबसे जरूरी उनकी शुरुआती पहचान के तरीके। जी, और एक शिक्षक के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही पहचान और सही हस्तक्षेप से हम इन बच्चों की जिंदगी में बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। ये था NIOS 506 यूनिट 8 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। वेलकम टू आवर मंजिल विद अंसारी यूट्यूब चैनल। अगर आपको DSSB टीचिंग मेथोडोलॉजी से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम NIOS 506 यूनिट 9 का इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज की हमारी इकाई है इकाई 9, जिसका नाम है CWSN का प्रबंधन। जी, CWSN यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, मतलब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। बिल्कुल। तो इस पूरी यूनिट में हम यही समझेंगे कि इन बच्चों का प्रबंधन या मैनेजमेंट क्लासरूम में कैसे किया जाता है। अच्छा, तो इस यूनिट को पढ़ने का हमारा मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य है विकलांगता के अलग अलग प्रकारों को समझना और ये भी जानना कि इन बच्चों के लिए हमें अपने पढ़ाने के तरीकों में मतलब क्या अनुकूलन करने पड़ते हैं। और मूल्यांकन प्रक्रियाएं भी। हाँ, उनके मूल्यांकन की प्रक्रियाएं भी। हम इसमें श्रवण और दृष्टिबाधा, SLD और भी कई जरूरी विषयों पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। श्रवण बाधित यानी हियरिंग इम्पेयरमेंट। जी, तो श्रवण बाधित बच्चे वो हैं जिन्हें सुनने में कठिनाई होती है। और यहाँ समझने वाला सबसे जरूरी लॉजिक क्या है? सबसे मुख्य लॉजिक ये है कि बच्चा बोल नहीं पाता क्योंकि वो सुन नहीं पाता। अच्छा, इसका मतलब सुनने और बोलने का सीधा संबंध है? बिल्कुल। जब बच्चा आवाजें सुन ही नहीं सकता तो वो भाषा कैसे सीखेगा? सही बात है। वो अपनी खुद की आवाज को भी नहीं सुन पाता। इसी वजह से उसकी बोलने की क्षमता पर असर पड़ता है। और इसे ही हम स्पीच डेफिसिट कहते हैं, है ना? जी बिल्कुल, यही स्पीच डेफिसिट कहलाता है। और क्लास में ऐसे बच्चों को पहचानना मुश्किल हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो देखने में तो बाकी बच्चों जैसे ही लगते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए एक शिक्षक के तौर पर हमें बहुत सजग रहना होता है और उन्हें हियरिंग एड पहनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं दृष्टिबाधित बच्चों पर। विजुअल इम्पेयरमेंट। हाँ, तो यहाँ पर सीखने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। कैसे? इसका मूल सिद्धांत है कि अगर बच्चा देख नहीं सकता तो वो अपनी दूसरी संवेदनाओं मतलब अपने बाकी सेंसेस का इस्तेमाल करके सीखेगा। जैसे कि स्पर्श यानी टच। हाँ, सबसे पहला है स्पर्श। वो चीजों को छूकर उनके आकार, उनकी बनावट को समझता है। इसे हम टैक्टाइल लर्निंग कहते हैं। और दूसरा? दूसरा है गंध मतलब स्मेल। उसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज हो जाती है। वो लोगों को उनकी खास गंध से पहचान सकता है। अच्छा, और ध्वनि? जी, ध्वनि यानी साउंड। वो आवाजों पर बहुत ध्यान देता है। लोगों के कदमों की आहट से ही पहचान लेता है कि कौन आ रहा है। तो मतलब दृष्टिबाधित छात्रों के लिए स्पर्श और गंध सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। बिल्कुल, ये दोनों उनके सीखने के सबसे जरूरी माध्यम है। चलिए अब अगले टॉपिक पर आते हैं जो है SLD। हाँ, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी।
हिंदी में कहें तो विशिष्ट अधिगम अशक्तता। तो ये है क्या असल में? देखिए, ये एक तंत्रिका मतलब एक न्यूरल स्थिति है। ये कोई बीमारी नहीं है। न्यूरल मतलब ये दिमाग से जुड़ी हुई है? जी। इस स्थिति की वजह से बच्चे के दिमाग को सूचना को प्रोसेस करने में मतलब उसे समझने और इस्तेमाल करने में परेशानी होती है। अच्छा, तो इनकी पहचान कैसे होती है? यही तो मुश्किल है। ये बच्चे देखने में, बात करने में हर तरह से सामान्य लगते हैं। तो फिर दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है एग्जीक्यूशन में। मतलब जब उन्हें कोई जानकारी देकर उस पर काम करने को कहा जाता है तब परेशानी होती है। इसके कुछ मुख्य प्रकार भी हैं, जैसे डिस्लेक्सिया। हाँ, दो बहुत मुख्य हैं। पहला है डिस्लेक्सिया, जिसमें बच्चे को पढ़ने में कठिनाई होती है। जैसे अक्षरों को उल्टा पढ़ना, बी को डी पढ़ना। बिल्कुल। और दूसरा है डिस्ग्राफिया, जिसमें बच्चे को लिखने में कठिनाई होती है। लिखावट बहुत खराब होती है इसमें, है ना? जी। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि एसएलडी मानसिक मंदता नहीं है। इन बच्चों का आईक्यू सामान्य या उससे ज्यादा भी हो सकता है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अब हम दो और स्थितियों पर बात करते हैं जिनमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, बौद्धिक अशक्तता यानी आईडी और प्रमस्तिष्क घात यानी सीपी। पहले आईडी की बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ये बच्चे असल में स्लो लर्नर्स होते हैं। मतलब उनकी सीखने की गति धीमी होती है। और इन्हें खास तौर पर अमूर्त संकल्पनाएं, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स समझने में मुश्किल होती हैं। बिल्कुल। जैसे ईमानदारी, लोकतंत्र, ये सब समझना इनके लिए मुश्किल है। ठीक है। और सेरेब्रल पॉल्सी यानी सीपी इससे कैसे अलग है? सीपी इससे बिल्कुल अलग है। सीपी वाले बच्चे सीखने में पूरी तरह सक्षम होते हैं। उनकी बुद्धि पर कोई असर नहीं होता। तो समस्या कहाँ है? समस्या शारीरिक है। उनके शरीर के कोऑर्डिनेशन और मोबिलिटी मतलब तालमेल और गतिशीलता में दिक्कत होती है। शारीरिक चुनौती है। ये अंतर अब बिल्कुल साफ हो गया है। अब बात करते हैं स्वलीनता यानी ऑटिज्म की। जी, ऑटिज्म। इसमें बच्चे को सबसे ज्यादा परेशानी सामाजिक संबंध बनाने में होती है। मतलब सोशल कनेक्शन बनाने में। हाँ, वो दूसरों से घुल मिल नहीं पाता, अकेला रहना पसंद करता है, अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। और इसमें कुछ खास व्यवहार भी देखने को मिलते हैं। जी, जैसे एक ही काम को बार बार दोहराना या खुद से बातें करना। ठीक है। और बहुअशक्तता, मल्टीपल डिसेबिलिटीज। जैसा कि नाम से ही साफ है, जब किसी बच्चे में दो या दो से ज्यादा अशक्तता एक साथ होती हैं। कोई उदाहरण? मान लीजिए किसी बच्चे को सेरेब्रल पॉल्सी भी है और साथ में मानसिक मंदन यानी एमआर भी है। तो ऐसे बच्चों के लिए तो एक बहुत खास प्लान की जरूरत होती होगी। बिल्कुल। इनके लिए व्यक्तिगत शिक्षण कार्यक्रम यानी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम या आईईपी बनाया जाता है। चलिए अब कुछ नीतियों की बात करते हैं। CWSN बच्चों के लिए भाषा नीति क्या है? देखिए, स्कूलों में आमतौर पर त्रिभाषा सूत्र यानी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला चलता है। लेकिन इन बच्चों के लिए इसमें छूट दी गई है। जी, उनके लिए सिर्फ एक भाषा पढ़ना ही काफी माना जाता है। और बाकी 2 भाषाओं की जगह? उनकी जगह वो अपनी रुचि का कोई दूसरा विषय चुन सकते हैं, जैसे संगीत या कला। ऐसा इसलिए ताकि उन पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े। बिल्कुल। भाषा सीखना एक जटिल प्रक्रिया है, इसलिए ये रियायत दी जाती है। यह एक बहुत जरूरी कदम है। अब बात करते हैं पाठ्यचर्या अनुकूलन की, कैरिकुलम अडेप्टेशन। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका सीधा सा मतलब है बच्चे की जरूरतों के हिसाब से सिलेबस में बदलाव करना। मतलब सिस्टम बच्चे के लिए बदलता है, बच्चा सिस्टम के लिए नहीं। सही कहा। इसका लक्ष्य है बच्चे को सबसे अच्छी शिक्षण सामग्री देना। और इसके 3 मुख्य तरीके हैं, है ना? जी, पहला है विलोपन यानी ओमिशन। ओमिशन मतलब हटा देना। हाँ, पाठ्यक्रम के वो हिस्से जो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा कठिन है, उन्हें हटा दिया जाता है। ठीक है। दूसरा तरीका है प्रतिस्थापन। सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है बदलना। इसमें एक मुश्किल विषय को हटाकर उसकी जगह कोई आसान या बच्चे की रुचि का विषय जोड़ दिया जाता है। जैसे गणित की जगह संगीत। बिल्कुल। इसका आधार है लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी। और तीसरा तरीका? तीसरा है विस्तारण यानी एक्सपेंशन। इसमें विषय को हटाया नहीं जाता, बल्कि उसे और सरल करके असली जिंदगी के उदाहरणों से समझाया जाता है। इसका एक अच्छा सा उदाहरण दीजिए। जैसे मानसिक मंदता वाले बच्चे को धन यानी मनी का कॉन्सेप्ट सिखाना। ये तो एक एब्स्ट्रैक्ट विचार है। बिल्कुल। तो उसे असली नोट और सिक्के दिखाकर बाजार ले जाकर खरीदारी का एक वास्तविक अनुभव, एक कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस देकर सिखाया जा सकता है। अच्छा, तो यहाँ हमने सिखाने के तरीके का विस्तार किया। जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया। अब परीक्षा में मिलने वाली छूटों के बारे में बात करते हैं। जी, CWSN बच्चों को परीक्षा में भी कुछ रियायतें दी जाती हैं। सबसे पहली है समय की।
कितना अतिरिक्त समय मिलता है? बोर्ड की परीक्षाओं में उन्हें 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है। और परीक्षा देने के तरीके में भी लचीलापन होता है? हाँ, जैसे जो बच्चे देख नहीं सकते वो लिखने के लिए टेप रिकॉर्डर या स्क्राइब का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्राइब मतलब जो उनके लिए लिखता है। जी। और जो बच्चे हाथ से लिख नहीं सकते वो मौखिक परीक्षा यानी ओरल टेस्ट दे सकते हैं। ये सब बहुत जरूरी प्रावधान है। अब एक महत्वपूर्ण संस्था के बारे में जानते हैं, RCI। भारतीय पुनर्वास परिषद, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये भारत में विशेष शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। इसका मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम है विशेष शिक्षा के मानक यानी स्टैंडर्ड्स तय करना। और ये विशेष शिक्षकों को भी तैयार करती है? जी, स्पेशल एजुकेटर्स को तैयार करना और उन्हें सर्टिफिकेट देना भी RCI का ही काम है। संक्षेप में ये भारत में स्पेशल एजुकेशन की क्वालिटी को सुनिश्चित करता है। समझ गई। अब कुछ शिक्षण रणनीतियों पर आते हैं, टीचिंग स्ट्रैटेजीज। हाँ, एक बहुत प्रभावी रणनीति है सहपाठी शिक्षण यानी पीयर ट्यूटरिंग। इसमें एक होशियार बच्चा एक कमजोर बच्चे की मदद करता है। बिल्कुल, इससे दोनों को फायदा होता है। सिखाने वाले का कॉन्सेप्ट और पक्का होता है और सीखने वाले का संकोच दूर होता है। और TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल चुनते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? TLM चुनते समय 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या है वो? पहला, वो सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हो। दूसरा, वो बहुत संवेदी हो, मतलब मल्टीसेंसरी, जिससे एक से ज्यादा इंद्रियों का इस्तेमाल हो। जी। और तीसरा, वो कम खर्चीली और आसानी से उपलब्ध हो। ठीक है। और एक और कॉन्सेप्ट है गृह आधारित शिक्षा, होम बेस्ड एजुकेशन। हाँ, ये उन बच्चों के लिए है जो गंभीर रूप से बाधित हैं और स्कूल नहीं आ सकते। तो इसमें शिक्षा कैसे दी जाती है? इसमें एक भ्रमणकारी शिक्षक यानी आइटिनरेंट टीचर होता है जो बच्चे के घर जाकर उसे पढ़ाता है। अच्छा, ये स्पेशल टीचर घर पर ही पढ़ाता है और मूल्यांकन भी करता है। जी, और वो माता पिता को भी बच्चे की शिक्षा में मदद करने के लिए सहायता देता है। ये तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। चलिए अब पूरी यूनिट का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जरूर। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए हियरिंग एड जरूरी है। ब्लाइंड बच्चे टच और स्मेल से सीखते हैं। SLD में डिस्लेक्सिया यानी पढ़ने में और डिस्ग्राफिया यानी लिखने में कठिनाई होती है। सेरेब्रल पॉल्सी यानी CP एक शारीरिक समन्वय की समस्या है, मानसिक नहीं। एक्सपेंशन का मतलब है असली चीजों से सिखाना, जैसे असली नोट दिखाकर। RCI विशेष शिक्षा के मानक तय करता है। और आइटिनरेंट टीचर गृह आधारित शिक्षा से जुड़ा है। बहुत बढ़िया। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास हो जाए। बिल्कुल। प्रश्न 1, मानसिक मंदन वाले बच्चे को धन का कॉन्सेप्ट कैसे सिखाएंगे? इसका उत्तर होगा B, असली नोट और सिक्के दिखाकर, क्योंकि ये एक कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस है। सही। प्रश्न 2, RCI का मुख्य कार्य क्या है? इसका उत्तर है A, विशेष शिक्षा के मानक तय करना। बिल्कुल सही। प्रश्न 3, डिस्लेक्सिया का संबंध किससे है? डिस्लेक्सिया का संबंध है B, पठन यानी रीडिंग से। ठीक है। प्रश्न 4, CWSN बच्चों को बोर्ड परीक्षा में कितना अतिरिक्त समय मिलता है? उन्हें मिलता है B, 30 मिनट का अतिरिक्त समय। और आखिरी प्रश्न, जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते उनके लिए कौन सी शिक्षा की व्यवस्था है? उनके लिए है A, गृह आधारित शिक्षा। बहुत अच्छे से सब कुछ स्पष्ट हो गया। ये था NIOS 506 यूनिट 9 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। वेलकम टू आवर मंजिल विद अंसारी यूट्यूब चैनल। अगर आपको DSSB टीचिंग मेथोडोलॉजी से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम NIOS 506 यूनिट 10 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास का हमारा जो विषय है वो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अनुकूलन। जी, यानी एडेप्टेशंस फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। हमारा उद्देश्य बिल्कुल साफ है। हमें अनुकूलन, सहायक उपकरण और जो अलग-अलग शिक्षण रणनीतियां हैं उन्हें अच्छी तरह से समझना है। हाँ, और ये भी जानना है कि इन बच्चों की मदद हम क्लासरूम के अंदर और बाहर दोनों जगह कैसे कर सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, अनुकूलित कौशल। और इसमें हम बात करेंगे श्रवण बाधित बच्चों की। श्रवण बाधित मतलब हियरिंग इम्पेयरमेंट, जिन बच्चों को सुनने में कठिनाई होती है। तो इनके लिए अनुकूलन इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है। हम कोई भी स्किल सिखाने से पहले बच्चे के मनोवैज्ञानिक मतलब
साइकोलॉजिकल लक्षणों को सुधारते हैं। अच्छा, मतलब पढ़ाई से पहले उनका मानसिक स्वास्थ्य। बिल्कुल। अगर बच्चा सुनने में अक्षम होने की वजह से निराश है या उसे गुस्सा आता है, तो आप उसे कुछ भी नहीं सिखा सकते। पहले उसे मानसिक रूप से तैयार करना होता है। ये तो बहुत अहम बात है। और भाषा विकास पर इसका क्या असर पड़ता है? बहुत गहरा असर। सामान्य बच्चे तो सुनकर ही बोलना सीख जाते हैं, लेकिन श्रवण बाधित बच्चों के लिए बिना सुने बोलना सीखना लगभग नामुमकिन सा है। तो इसका मतलब वो कभी ठीक से बोल नहीं पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। सही ट्रेनिंग से उनकी बातचीत की जो स्पीड है, जो टोन है, उसमें काफी सुधार किया जा सकता है। अच्छा, तो फिर इनसे बातचीत करने के मुख्य तरीके क्या हैं? मुख्य रूप से 3 तरीके बताए गए हैं। 3 तरीके? जी। पहला है मौखिक यानी ओरल मेथड। इसमें होठों को पढ़ना मतलब लिप रीडिंग और बोलना शामिल है? ठीक है। दूसरा है मैनुअल। इसमें हाथों के संकेतों मतलब हैंड जेस्चर्स और उंगलियों से स्पेलिंग बनाना वो शामिल होता है। और तीसरा? तीसरा है समग्र संचार या टोटल कम्युनिकेशन, और ये सबसे ज्यादा प्रभावी माना जाता है। समग्र संचार मतलब इसमें दोनों को मिला दिया जाता है, मौखिक और मैनुअल? बिल्कुल। इसमें बच्चा अपनी सुविधा के अनुसार कभी बोलकर, कभी इशारों में अपनी बात कह सकता है। ये उसे एक आज़ादी देता है। इसमें कुछ खास टर्म्स भी हैं जैसे ASL? हाँ, ASL का मतलब है अमेरिकन साइन लैंग्वेज, एक सांकेतिक भाषा है। और एक होती है क्यूड स्पीच, जिसमें बोलने के साथ साथ कुछ संकेतों का भी इस्तेमाल होता है। तो परीक्षा के लिहाज से हमें ये याद रखना है कि इन बच्चों को सिखाने के लिए कंप्यूटर और विजुअल एड्स बहुत सहायक होते हैं। एकदम सही। चलिए अब अगले टॉपिक पर आते हैं। मस्तिष्क पक्षाघात यानी सेरिब्रल पैल्सी, जिसे हम शॉर्ट में CP भी कहते हैं। जी। CP वाले बच्चों के सामने एक अलग तरह की चुनौती होती है। वो क्या है? उनमें अक्सर शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की समस्या देखी जाती है। मतलब वो चीजों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हाँ, उन्हें कोई भी बात लंबे समय तक याद रखने में बहुत कठिनाई होती है। तो फिर इनके लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए? सबसे जरूरी चीज है बार बार अभ्यास, मतलब रेपिटेशन। अच्छा। किसी भी चीज को इतनी बार दोहराया जाता है कि वो उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाए। और ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि हर बच्चे का स्वभाव और उसकी अक्षमता का स्तर अलग होता है। बिल्कुल। इसीलिए उनके लिए एक समग्र कार्यक्रम, मतलब एक होलिस्टिक प्रोग्राम बनाया जाता है, जिसमें हर पहलू पर ध्यान दिया जाता है। आपने कार्यक्रम की बात की तो इससे मुझे अगला टॉपिक याद आया, बहुअनुशासनात्मक टीम यानी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। ये टीम क्या करती है और इसमें कौन कौन होता है? देखिए, इस टीम के केंद्र में हमेशा बच्चा होता है और उसके चारों ओर एक्सपर्ट्स होते हैं। जैसे विशेष शिक्षक यानी स्पेशल एजुकेटर, जो पढ़ाने के तरीके जानता है। हाँ, फिर फिजियोथेरेपिस्ट जो शारीरिक व्यायाम में मदद करता है, मनोवैज्ञानिक जो बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को समझता है। इसमें परिवार की क्या भूमिका है? परिवार सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है इस टीम का। उनके सहयोग के बिना कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। तो इस पूरी टीम का लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य एक ही है, बच्चे के लिए एक संयुक्त योजना, एक जॉइंट प्लान बनाना और उसे लागू करना, ताकि हर कोई एक ही दिशा में काम करे। ठीक है, अब बात करते हैं अधिगम परेशानियों की। मतलब लर्निंग डिसेबिलिटीज। जी, ये वो बच्चे होते हैं जिनकी बुद्धि सामान्य होती है या सामान्य से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन उन्हें कुछ खास क्षेत्रों में सीखने में दिक्कत होती है। इसके कुछ प्रकार है ना, जैसे डिसलेक्सिया। हाँ, डिसलेक्सिया एक पठन विकार है, रीडिंग डिसऑर्डर। इसमें बच्चों को पढ़ने में समस्या होती है, अक्षर उन्हें उल्टे या घूमते हुए दिख सकते हैं। और डिस्ग्राफिया? डिस्ग्राफिया एक लेखन विकार है, यानी राइटिंग डिसऑर्डर। इसमें बच्चे को लिखने में, मतलब अक्षरों को सही आकार देने में समस्या होती है। और एक होता है डिसकैल्कुलिया। जी, डिसकैल्कुलिया एक गणितीय विकार है, मैथ डिसऑर्डर। इसमें बच्चों को गणना करने में या गणित के सवालों को समझने में दिक्कत होती है। लर्निंग डिसेबिलिटीज में और भी कुछ आता है, जैसे ADHD। हाँ, ADHD का पूरा नाम है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसके 2 मुख्य हिस्से हैं। एक तो ध्यान की कमी, जी, अटेंशन डेफिसिट, बच्चा किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, उसका ध्यान बहुत आसानी से भटक जाता है। और दूसरा है हाइपर एक्टिविटी, मतलब अति सक्रियता, बच्चा एक जगह पर टिककर नहीं बैठ सकता, हमेशा हिलता डुलता रहता है। एक और भाषा विकार का जिक्र है डिस्फेसिया। हाँ, डिस्फेजिया। इसमें भी 2 तरह की समस्याएं हैं। एक है एक्सप्रेसिव, मतलब बच्चा अपनी बात को बोलकर समझा नहीं पाता, वो जानता है कि उसे क्या कहना है पर कह नहीं पाता। और दूसरा है रिसेप्टिव। इसमें बच्चा दूसरों की बात को सुनकर समझ नहीं पाता, उसे शब्द तो सुनाई देते हैं पर उनका मतलब समझ नहीं आता। अच्छा, अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल टेक्निक पे आते हैं,
कार्य विश्लेषण या टास्क एनालिसिस, ये क्या होता है? ये एक बहुत ही कारगर तरीका है। इसका सीधा सा मतलब है किसी भी एक मुश्किल काम को छोटे छोटे आसान स्टेप्स में बांट देना। कोई उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल। मान लीजिए आपको बच्चे को गिलास से पानी पीना सिखाना है, तो इसके स्टेप्स होंगे। पहला, गिलास को पकड़ना, दूसरा उसे उठाना, तीसरा उसे मुंह तक लाना। हम हर स्टेप को अलग अलग सिखाते हैं। इसके फायदे क्या है? सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि सीखना आसान हो जाता है, स्टेप बाय स्टेप, जैसे पहले अक्षर, फिर शब्द, फिर वाक्य। और इससे बच्चे को प्रेरणा भी मिलती होगी। बिल्कुल। जब बच्चा पहला छोटा सा स्टेप पूरा कर लेता है तो उसे मोटिवेशन मिलता है कि वो अगला स्टेप भी कर सकता है। अब बात करते हैं बौद्धिक अक्षमता की, यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इन बच्चों के लिए किस चीज पर फोकस किया जाता है? इन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा ध्यान व्यक्तिगत जरूरतों पर दिया जाता है, जिन्हें हम एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग या ADL कहते हैं। जैसे खुद से खाना खाना, ब्रश करना, कपड़े पहनना, नहाना, मतलब आत्मनिर्भर बनने वाली स्किल्स। इसमें एक सामाजिक मुद्दा भी जुड़ा है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि अक्सर माता पिता शर्म के कारण ऐसे बच्चों को कहीं बाहर, जैसे शादी या पार्टी में नहीं ले जाते। तो इन बच्चों को सिखाने के लिए क्या रणनीति अपनाई जा सकती है? 2 चीजें बहुत काम करती हैं। एक है पुरस्कार, यानी रिवॉर्ड। मतलब अच्छा काम करने पर तारीफ करना? हाँ, तारीफ करना या कोई छोटा सा इनाम देना। और दूसरा है विश्लेषण, मतलब ये देखना कि बच्चा गलती कहाँ कर रहा है ताकि उसे सुधारा जा सके। अब आते हैं दृष्टि बाधित बच्चों के अनुकूलन पर, यानी विजुअल इम्पेयरमेंट। जी, जिन बच्चों को देखने में समस्या होती है उनके लिए भी कई तरह के अनुकूलन है। सबसे पहला तो ब्रेल लिपि है। हाँ, ब्रेल लिपि, जो उभरे हुए बिंदुओं वाली लिपि है, जिसे छूकर पढ़ाया जाता है। और क्या उपकरण है? मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल होता है अक्षरों को बड़ा करके देखने के लिए। और बड़े छपाई की पुस्तकें, मतलब लार्ज प्रिंट बुक्स। लार्ज प्रिंट बुक्स, ये तो CTET 2021 में पूछा भी गया था। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कमरे में उचित प्रकाश होना चाहिए और रास्ते में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी को मोतियाबिंद जैसी समस्या हो तो उसका ऑपरेशन या लेंस से भी मदद मिल सकती है। चलिए अब बात करते हैं सहायक युक्तियों की, असिस्टिव डिवाइसेस। ये वो उपकरण हैं जो बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करते हैं। इन्हें हम अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं, जैसे गतिशीलता या मोबिलिटी के लिए। हाँ, मोबिलिटी के लिए व्हीलचेयर, बैसाखी यानी क्रशेस और कैलिपर्स का इस्तेमाल होता है। और संचार या कम्युनिकेशन के लिए? कम्युनिकेशन के लिए श्रवण यंत्र, मतलब हियरिंग एड, और स्पीच ट्रेनर जैसे उपकरण हैं। सीखने में मदद करने वाले उपकरण कौन से हैं? सीखने के लिए कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, कैलकुलेटर, ये सब बहुत उपयोगी हैं। इन सभी का एक ही लक्ष्य है। क्या? बच्चे के शारीरिक निष्पादन, मतलब फिजिकल परफॉर्मेंस, और आत्मनिर्भरता में सुधार करना। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कुछ बदलाव करने पड़ते हैं? बिल्कुल। खास तौर पर गामक अक्षमता यानी लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए। जैसे स्कूल में क्या क्या होना चाहिए? स्कूल में रैंप होना जरूरी है, सीढ़ियों के साथ रेलिंग होनी चाहिए और दरवाजे चौड़े होने चाहिए ताकि व्हीलचेयर आसानी से निकल सके। और फर्नीचर? फर्नीचर भी बच्चे की जरूरत के हिसाब से होता है, जैसे संतुलन के लिए कॉर्नर चेयर या मोटी ग्रिप वाले पेन। दृष्टि बाधित बच्चों के लिए भी तो कई टेक्नोलॉजी आ गई हैं। हाँ, बहुत। जैसे सफेद छड़ी, व्हाइट केन, जिसमें आप सेंसर लगे होते हैं, कोई बाधा आने पर वो वाइब्रेट करती है। और बोलने वाले उपकरण भी हैं। जी, बोलने वाला थर्मामीटर, बोलने वाली घड़ी और मोबाइल फोन्स। और गणित के लिए अबैकस का इस्तेमाल होता है। आखिर में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है? क्लासरूम में वो क्या क्या कर सकता है? शिक्षक की भूमिका बहुत अहम है। सबसे पहले तो बैठने की व्यवस्था, मतलब सीटिंग अरेंजमेंट। बच्चे को आगे बिठाना चाहिए। हाँ, खासकर अगर उसे सुनने या देखने में दिक्कत हो। दूसरा, शिक्षक को धीरे और साफ बोलना चाहिए। और बच्चे के व्यवहार और स्मृति के लिए? व्यवहार और गुस्से को नियंत्रित करने के लिए योग और मेडिटेशन बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। और याददाश्त के लिए? याददाश्त के लिए चीजों को एक सही क्रम में सिखाना, जिसे सीक्वेंसिंग कहते हैं, वो बहुत मदद करता है। जैसे वर्णमाला या राज्यों के नाम एक क्रम में याद करवाना। और इसमें भी परिवार की काउंसलिंग बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी है। परिवार को सही मार्गदर्शन देना ही सफलता की कुंजी है। चलिए, तो अब हमने लगभग सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं। जी जरूर। पहला प्रश्न, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया एक पठन विकार यानी रीडिंग डिसऑर्डर है। बिल्कुल सही। दूसरा प्रश्न, कार्य विश्लेषण का मुख्य लाभ क्या है? इसका मुख्य लाभ है किसी जटिल कार्य को सरल क्षणों में बांटना, और इससे बच्चे को प्रेरणा भी मिलती है। बहुत बढ़िया। तीसरा प्रश्न,
दृष्टिबाधित बच्चों के लिए CTET 2021 में कौन सा उपकरण पूछा गया था? वो था बड़े अक्षरों वाली पुस्तकें, यानी लार्ज प्रिंट बुक्स। सही। अगला प्रश्न, CP यानी सेरिब्रल पैल्सी में किस प्रकार की स्मृति समस्या होती है? इसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की समस्या आम है। और आखिरी प्रश्न, ADHD वाले बच्चों की मुख्य समस्या क्या है? उनकी मुख्य समस्या है ध्यान न लगना और अति सक्रियता, यानी हाइपर एक्टिविटी। बहुत अच्छे। ये था NIOS 506 यूनिट 10 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। वेलकम टू आवर मंजिल विद अंसारी यूट्यूब चैनल। अगर आपको DSSB टीचिंग मेथोडोलॉजी से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम NIOS 506 यूनिट 11 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जेंडर, विद्यालय और समाज। ये एक ऐसा विषय है जो स्कूल की किताबों से निकलकर हमारी रोज की जिंदगी से जुड़ता है। बिल्कुल। आज हम कुछ बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, जैसे कि लिंग और जेंडर में क्या फर्क है, ये जेंडर रोल्स कैसे बनते हैं। हाँ, और भेदभाव क्या होता है, ये कहाँ से आता है, और सबसे जरूरी एक टीचर की इसमें क्या भूमिका हो सकती है। चलिए तो फिर बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। हाँ, सबसे पहला और सबसे बड़ा कंफ्यूजन, लिंग और जेंडर, सेक्स वर्सेस जेंडर। ज्यादातर लोग इसे एक ही चीज समझते हैं। सही बात है। तो सबसे पहले सेक्स यानी लिंग। देखिए, ये एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, एक जैविक संरचना। मतलब जो हमें जन्म से मिलता है। एग्जैक्टली। इससे तय होता है कि कोई नर है या मादा, मेल और फीमेल। ये प्रकृति है, नेचर। ठीक है, ये तो क्लियर है, ये शारीरिक है। तो फिर जेंडर क्या है? जेंडर ये बायोलॉजिकल नहीं है, ये एक सोशल स्ट्रक्चर है। सोशल स्ट्रक्चर मतलब इसे समाज बनाता है। समाज ये तय करता है कि लड़कों को कैसा व्यवहार करना चाहिए और लड़कियों को कैसा। अच्छा, जैसे लड़कों के लिए मैस्कुलिन पुरुष और लड़कियों के लिए फेमिनिन स्त्रियोचित व्यवहार। बिल्कुल। तो सेक्स अगर नेचर है तो जेंडर नर्चर है, यानी पालन पोषण, जो हम सीखते हैं। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि सेक्स तो पूरी दुनिया में एक जैसा है, पर जेंडर अलग अलग हो सकता है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। सेक्स स्थायी है, परमानेंट, लेकिन जेंडर बदलता रहता है। ये समय के साथ, संस्कृति के साथ बदलता है। ठीक है, अगर हम इसके जैविक आधार की बात करें तो वो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, महिलाओं में XX और पुरुषों में XY। हाँ, और बच्चे का लिंग पिता के गुणसूत्र से ही तय होता है। पर याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ एक शारीरिक तथ्य है, इसे भेदभाव का आधार नहीं बनाना चाहिए। तो ये जेंडर बनता कैसे है, मतलब हम ये सब सीखते कहाँ से हैं? ये होता है समाजीकरण, यानी सोशलाइजेशन की प्रक्रिया से। हम अपने लिंग के हिसाब से व्यवहार करना सीखते हैं। और ये तो जन्म से ही शुरू हो जाता है ना? हाँ बिल्कुल। सबसे पहले खिलौनों से। लड़कों के लिए कार, बंदूक और लड़कियों के लिए गुड़िया या किचन सेट। रंगों से भी होता है, लड़कों के लिए नीला और लड़कियों के लिए गुलाबी। सही कहा। और फिर कहावतें आती हैं, जैसे लड़के रोते नहीं हैं या लड़कियां तो नाजुक होती हैं। बस यही समाजीकरण है जो जेंडर का निर्माण करता है। और इसी समाजीकरण से समाज में कुछ भूमिकाएं तय हो जाती हैं, मतलब जेंडर रोल्स और स्टीरियोटाइपिंग। हाँ, पुरुषों के लिए क्या रूल्स तय होते हैं? उनसे उम्मीद की जाती है कि वो घर के कमाने वाले होंगे, प्रोवाइडर, मजबूत होंगे, ताकतवर होंगे, और उनका ध्यान पैसे और करियर पर होगा। बिल्कुल। मतलब वो पब्लिक स्फीयर यानी सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े होंगे। और महिलाओं के लिए उनसे उम्मीद की जाती है कि वो देखभाल करेंगी, केयर गिवर होंगी, घर का काम करेंगी। उन्हें भावुक और त्याग करने वाला माना जाता है। और उनका ध्यान सुंदरता और शादी पर होता है। ये प्राइवेट स्फीयर यानी निजी क्षेत्र से जुड़ा है। और जब इन्हीं बनी बनाई भूमिकाओं के आधार पर किसी के साथ अलग व्यवहार होता है तो उसे ही लैंगिक भेदभाव या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। हाँ, और ये दो तरह का होता है। पहला है प्रत्यक्ष भेदभाव यानी डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। ये तो वो है जो साफ साफ दिखाई देता होगा। बिल्कुल। जैसे क्लास में एक काबिल लड़की की जगह एक लड़के को मॉनिटर बना देना, या किसी महिला को सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाल देना क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। सही। और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष भेदभाव, इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। ये थोड़ा छिपा हुआ होता होगा, है ना? हाँ, ये नियमों या पॉलिसी में छुपा होता है। जैसे एक ही काम के लिए पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग सैलरी देना,
ये बहुत कॉमन है। या मान लीजिए ऑफिस में सिर्फ उन डिपार्टमेंट्स के लिए नया फर्नीचर खरीदना जहां पुरुष काम करते हैं, या अप्रत्यक्ष भेदभाव है। यहाँ एक और जरूरी बात आती है, संवेदनशीलता और भेदभाव में फर्क। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। जेंडर सेंसिटिविटी एक पॉजिटिव चीज है। इसका मतलब है कि हम जैविक जरूरतों को समझ रहे हैं। बिल्कुल, जैसे स्कूल में लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट बनवाना, ये संवेदनशीलता है। ये भेदभाव नहीं है। नहीं, लेकिन भेदभाव एक नेगेटिव चीज है। जैसे लड़के और लड़कियों को क्लास में सिर्फ इसलिए अलग अलग बिठाना ताकि वो बात न कर सकें, ये भेदभाव है। हमारा लक्ष्य जेंडर संवेदनशीलता होनी चाहिए, भेदभाव नहीं। एग्जैक्टली। तो अब सवाल ये है कि ये भेदभाव आता कहाँ से है, इसके स्रोत क्या हैं? सबसे पहला और सबसे बड़ा स्रोत है परिवार, फैमिली। जैसे कई परिवारों में आज भी बेटे की चाह होती है जो पितृसत्ता की सोच से आती है। या घर के कामों का असमान बंटवारा, लड़कियों से ज्यादा काम कराना। फिर आती हैं पाठ्य पुस्तकें, टेक्स्ट बुक्स। किताबों में तस्वीरों में हमेशा माँ को खाना बनाते हुए और पिता को ऑफिस जाते हुए दिखाया जाता है। अच्छा, इसे ही हिडन करिकुलम कहते हैं। हाँ, ये छिपा हुआ पाठ्यक्रम है जो बच्चों पर गहरा असर डालता है। परिवार हो गया, किताबें हो गई, और फिर आता है मीडिया, टीवी, फिल्में, विज्ञापन, जहाँ महिलाओं को अक्सर एक वस्तु या सिर्फ एक गृहिणी के रूप में दिखाया जाता है। और फिर कानून और धर्म भी इसमें भूमिका निभाते हैं। हाँ, कुछ पारंपरिक कानून या मान्यताएं भी भेदभाव को बढ़ावा देती हैं। इसका सबसे भयानक रूप तो कन्या भ्रूण हत्या है, फीमेल फर्टिसाइड। बिल्कुल, जहाँ जन्म से पहले ही भेदभाव शुरू हो जाता है। इससे जुड़े कुछ आंकड़े भी बहुत चिंताजनक हैं। हाँ, 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर सिर्फ 940 महिलाएं हैं। और बाल लिंगानुपात तो और भी कम हो रहा है। एक और चौंकाने वाली बात है मृत्यु दर। बायोलॉजिकली जन्म के समय लड़कियां लड़कों से ज्यादा मजबूत होती हैं, पर सामाजिक उपेक्षा के कारण लड़कियों की मृत्यु दर ज्यादा है। इसी को अमर्त्य सेन ने मिसिंग विमेन कहा है, वो महिलाएं जो होनी चाहिए थी पर है नहीं। यह सब बहुत गंभीर है। तो इसका समाधान क्या है? हम इन चीजों को कैसे ठीक कर सकते हैं? समाधान की शुरुआत 2 शब्दों को सही से समझने से होती है, समानता और समता, इक्वालिटी वर्सेस इक्विटी। हाँ, ये अक्सर कंफ्यूज करते हैं। देखिए, समानता या इक्वालिटी का मतलब है सबके साथ बिल्कुल एक जैसा व्यवहार करना, सबको एक बराबर चीजें देना। हाँ, लेकिन ये तब ठीक नहीं है जब लोगों की शुरुआती स्थिति ही अलग अलग हो। ठीक है, तो समता क्या है? समता यानी इक्विटी का मतलब है निष्पक्षता, फेयरनेस। मतलब जिसको जितनी जरूरत है उसको उतनी सहायता देना। अच्छा, ताकि सब एक बराबर लेवल पर आ सकें। बिल्कुल, समता एक प्रोसेस है और समानता उसका लक्ष्य है। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी तो इसी बात पे जोर दिया गया था। हाँ, उसमें कहा गया कि शिक्षा को महिलाओं की स्थिति में बदलाव लाने के लिए एक एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। तो इन सब में क्लासरूम के अंदर एक शिक्षक की क्या भूमिका है? वो इस बदलाव को कैसे ला सकता है? शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले उन्हें जेंडर न्यूट्रल भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। चेयरमैन की जगह चेयरपर्सन बोलना या छात्रों की जगह विद्यार्थियों कहना। हाँ, और लड़कियों को भी नेतृत्व की भूमिकाएं देनी चाहिए, क्लास मॉनिटर बनाना, ग्रुप लीडर बनाना। पाठ्य पुस्तकों में जो पक्षपात है उसे पहचानना और उस पर क्लास में चर्चा करना। और सबसे जरूरी, लड़के और लड़कियों दोनों से समान उम्मीदें रखना। ये तो हो गया कि क्या करना चाहिए। क्या है जो एक टीचर को बिल्कुल नहीं करना चाहिए? उन्हें कभी तुलना नहीं करनी चाहिए, जैसे लड़कियों की तरह मत रो। हाँ, ये तो बहुत गलत है। या ये पहले से मान लेना कि लड़कियां गणित में कमजोर होंगी या लड़के खेल में ही अच्छे होंगे। और बिना किसी वजह के लड़के लड़कियों को अलग अलग बिठाना भी ठीक नहीं है। बिल्कुल, उन्हें साथ मिलकर सीखने का मौका देना चाहिए। तो चलिए इस यूनिट के मुख्य बिंदुओं को एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। हाँ, सबसे पहली बात, जेंडर एक सामाजिक संरचना है और सेक्स जैविक है। और भेदभाव का एक मूल कारण पितृसत्ता यानी पेट्रियार्की है। एक और जरूरी पॉइंट, हंसा मेहता समिति 1962 में बनी थी, जिसने महिलाओं की समान शिक्षा पर जोर दिया था। और ये याद रखना कि लड़कियों के लिए अलग शौचालय बनवाना जेंडर संवेदनशीलता है, भेदभाव नहीं। बिल्कुल। ये था NIOS 506 यूनिट 11 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।
वेलकम टू आवर मंजिल विद अंसारी यूट्यूब चैनल। अगर आपको DSSB टीचिंग मेथोडोलॉजी से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम NIOS 506 यूनिट 12 का इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज की हमारी यूनिट है यूनिट 12, जिसका नाम है बालिका सशक्तिकरण यानी गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट। और इस यूनिट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है समाज में बालिकाओं की स्थिति को समझना, उनकी शिक्षा का क्या महत्व है और सरकार की योजनाएं इसमें कैसे मदद करती हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले हमें यही समझना होगा कि ये जो शब्द है सशक्तिकरण या एम्पावरमेंट, इसका असल में मतलब क्या है। सही बात है, ये शब्द सुनने में काफी भारी लगता है। हाँ, लेकिन अगर हम इसे तोड़ के देखें तो बहुत आसान है। एम्पावरमेंट शब्द में जो प्रीफिक्स है EM, उसका मतलब होता है बनाना, टू मेक। और पावर का मतलब तो शक्ति है। जी, तो एम्पावरमेंट का पूरा मतलब हुआ शक्तिशाली बनाना। अब सवाल ये है कि ये शक्ति कितनी तरह की होती है। इस यूनिट में इसके 4 डायमेंशंस यानी 4 पहलू बताए गए हैं। अच्छा, 4 पहलू। हाँ, पहला है पावर ओवर यानी शक्ति प्रदर्शन। इसका सीधा सा मतलब है किसी दूसरे पर अपना प्रभुत्व रखना, डोमिनेंस। ठीक है, ये तो समझ आता है, किसी को कंट्रोल करना। बिल्कुल। अब दूसरा है पावर 2, मतलब शक्ति प्रदान करना। इसका अर्थ है किसी को निर्णय लेने की क्षमता देना या कोई समस्या सुलझाने की, एक तरह से उसे कुछ करने की पावर देना। और तीसरा पहलू बहुत जरूरी है, वो है पावर विद इन यानी हमारी अंतर्निहित शक्ति। ये हमारे अंदर की ताकत है। अंदर की ताकत जैसे हमारा आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम, हाँ, हमारा आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस और हमारा ज्ञान। इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे जरूरी माना गया है। और चौथा है पावर विद यानी शक्ति युक्त। इसका मतलब है जब लोग एक सामूहिक लक्ष्य के लिए एक साथ आते हैं, कलेक्टिव पावर। अच्छा, तो ये तो होगी शक्ति के 4 पहलू, लेकिन इस शक्ति को पाने के लिए कुछ संसाधनों की, रिसोर्सेज की भी तो जरूरत होती होगी। निश्चित रूप से। और यूनिट में बताया गया है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 4 तरह के संसाधनों पर उनका नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। नियंत्रण, सिर्फ पहुंच नहीं। बिल्कुल सही, नियंत्रण। पहला है प्राकृतिक यानी नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे जल, जमीन या फिर जंगल। ठीक है। दूसरा है बौद्धिक या भौतिक, जिसे इंटेलेक्चुअल कहते हैं। इसमें आती है सूचना यानी इंफॉर्मेशन और ज्ञान, नॉलेज। अच्छा, तो ये सवाल बन सकता है कि ज्ञान किस तरह का संसाधन है, तो वो बौद्धिक है। जी। तीसरा है मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स। इसमें हमारा अपना श्रम, हमारी लेबर और हमारे कौशल, स्किल्स आते हैं। और चौथा तो वित्तीय ही होगा। हाँ, चौथा है वित्तीय, फाइनेंशियल, यानी पैसा, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, असेट्स, ये सब। तो इन 4 संसाधनों पर नियंत्रण से सशक्तिकरण आता है। अब हम सशक्तिकरण के प्रकारों पर बात कर सकते हैं। जी। एम्पावरमेंट मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, व्यक्तिगत और सामूहिक। हाँ, पहला है व्यक्तिगत सशक्तिकरण, इंडिविजुअल एम्पावरमेंट। इसमें एक व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलू आते हैं, मतलब उसकी अपनी निर्णय लेने की क्षमता। और दूसरा सामूहिक सशक्तिकरण या कलेक्टिव एम्पावरमेंट। जी, ये कलेक्टिव एग्रीमेंट यानी सामूहिक सहमति और उसके इम्प्लीमेंटेशन पर आधारित होता है। इसका कोई उदाहरण? जैसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, SHGs, या फिर एसिड अटैक सर्वाइवर्स का कोई समूह। ये सब कलेक्टिव एम्पावरमेंट के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। इसमें एक बहुत जरूरी बात ये भी है कि एम्पावरमेंट की प्रक्रिया हमेशा बॉटम अप होती है। बिल्कुल। मतलब जमीन से ऊपर की तरफ। बिल्कुल। इसे आप ऊपर से किसी पर थोप नहीं सकते, बदलाव अंदर से आना चाहिए। तो जब ये बदलाव आता है तो हम एक सशक्त महिला को पहचानेंगे कैसे? व्हाट आर द इंडिकेटर्स? बहुत अच्छा सवाल है। यूनिट में इसके कुछ साफ संकेत दिए गए हैं, जैसे कि एक सशक्त महिला में आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस होती है। और उनका आत्मसम्मान भी बहुत ज्यादा होता होगा, हाई सेल्फ एस्टीम। जी। इसके अलावा वो निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करती हैं, घर के हों या समाज के, वो अपनी राय रखती हैं। आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र होती हैं। बिल्कुल। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। साथ ही वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती हैं और सामाजिक परिवर्तन में हिस्सेदारी भी करती हैं। तो ये वो महिलाएं हैं जो हर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी, अपना वर्चस्व बना रही हैं। सही कहा। अब हम आते हैं अगले सबसे जरूरी टॉपिक पर, रोल ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा की भूमिका। और इसमें हम 2 तरह की शिक्षा की बात करेंगे, है ना? फॉर्मल और नॉन फॉर्मल। जी।
पहली है पारंपरिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन। ये वो शिक्षा है जो स्कूल या कॉलेज में दी जाती है, जहां समय, स्थान, सब कुछ निश्चित होता है। लेकिन इसकी एक बड़ी समस्या है, खासकर लड़कियों के मामले में, ड्रॉप आउट रेट। बिल्कुल, लड़कों की तुलना में लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट काफी ज्यादा है, और इसी समस्या को हल करने के लिए दूसरी व्यवस्था आई। गैर पारंपरिक शिक्षा या नॉन फॉर्मल एजुकेशन, NFE। हाँ, इसकी शुरुआत 60s के आखिर में और 70 के दशक में हुई थी। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि ये एक फ्लेक्सिबल सिस्टम है, लचीला तंत्र। और ये लर्नर सेंटर्ड भी है। जी, शिक्षार्थी केंद्रित। इसका मुख्य टारगेट वो लड़कियां हैं जो या तो स्कूल छोड़ चुकी हैं या जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है। तो इसकी कुछ खास विशेषताएं क्या है? ये फॉर्मल एजुकेशन से अलग कैसे है? कई मायनों में, जैसे इसमें प्रवेश के लिए कोई उम्र सीमा नहीं है, नो एज लिमिट। समय का भी लचीलापन होता है। हाँ, कक्षाएं सुविधा के हिसाब से सुबह, दोपहर या शाम कभी भी हो सकती हैं। और इसका करिकुलम यानी पाठ्यक्रम, वो भी नीड बेस्ड होता है, आवश्यकता पर आधारित। इसमें किताबी ज्ञान के साथ साथ जीवन कौशल, लाइफ स्किल्स भी शामिल होते हैं। अच्छा, और पढ़ाने वाले कौन होते हैं? यहाँ पर ट्रेन्ड प्रोफेशनल टीचर्स की बाध्यता नहीं होती, ज्यादातर स्थानीय इंस्ट्रक्टर या फैसिलिटेटर्स होते हैं। ये उन ओवर एज लड़कियों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है जो दोबारा नॉर्मल स्कूल जाने में हिचकिचाती हैं। तो शिक्षा तो एक औजार हो गया, पर इस औजार को कानूनी मजबूती भी चाहिए। यहीं पर हमारे संविधान की भूमिका आती है। बिल्कुल, हमारे संविधान में महिलाओं और बच्चों के लिए कई विशेष प्रावधान हैं। सबसे पहले तो आर्टिकल 45। हाँ, जो 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का अधिकार देता है। और ये राज्य की जिम्मेदारी है, स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर आता है आर्टिकल 15(1), जो कहता है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, नो डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन सबसे जरूरी है आर्टिकल 15(3). जी, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है। तो एक तरफ हम कह रहे हैं कि भेदभाव नहीं होगा और दूसरी तरफ हम विशेष प्रावधान बना रहे हैं। हाँ, और इसी को सकारात्मक भेदभाव या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। इसका आधार यही है कि जो वर्ग ऐतिहासिक रूप से पीछे रह गया है, उसे बराबरी पर लाने के लिए कुछ विशेष मदद की जरूरत है। अच्छा, तो ये तो हुए संवैधानिक प्रावधान। इसके बाद कुछ नीतियां और फ्रेमवर्क भी हैं। जी, जैसे CDO जो 1980 में आया। इसका पूरा नाम है कमिटी ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन। ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। और भारत की अपनी नीतियां? भारत में 2001 में नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन आई। इसका मकसद था जेंडर गैप कम करना और शिक्षा तक सबकी समान पहुंच पक्की करना। और हमारी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन यानी NPE भी तो इसी दिशा में काम करती है। बिल्कुल, NPE का लक्ष्य ही शिक्षा में लैंगिक भेद को खत्म करके समानता लाना है। तो इन नीतियों को जमीन पर उतारने के लिए कुछ योजनाएं भी होंगी। हाँ, अब हम कुछ प्रमुख सरकारी योजनाओं को देखेंगे। पहली है NPEGL स्कीम। इसका पूरा नाम है नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। जी, जैसा कि नाम से ही साफ है, ये प्राथमिक यानी एलिमेंट्री स्तर के लिए है। इसके तहत मॉडल स्कूल यानी आदर्श विद्यालय बनाए जाते हैं। और इन स्कूलों में क्या खास होता है? यहाँ लड़कियों के नामांकन, एनरोलमेंट की बहुत सख्त मॉनिटरिंग होती है। टीचर्स को जेंडर सेंसिटिव बनाया जाता है और जो बच्चे सीखने में धीमे हैं, उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण, रेमीडियल टीचिंग की भी व्यवस्था होती है। ठीक है। और अगली योजना है KGBV यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ये 2004 में शुरू हुए थे। ये आवासीय विद्यालय है ना? रेजिडेंशियल स्कूल्स। हाँ, ये आवासीय विद्यालय हैं। हर स्कूल में 100 लड़कियों की कैपेसिटी होती है। और इसका टारगेट ग्रुप कौन है? इसका मुख्य टारगेट SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज वर्ग की लड़कियां हैं। एक और नाम है महिला समाख्या। जी, महिला समाख्या की शुरुआत NPE 1986 पॉलिसी से हुई। इसे एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह यूपी, कर्नाटक और गुजरात में शुरू किया गया था। इसका जो मुख्य केंद्र होता है उसे संघ कहते हैं। हाँ, और इसका लक्ष्य बहुत साफ है, एजुकेशन फॉर इक्वालिटी यानी समानता के लिए शिक्षा। ये तो हो गई योजनाएं। अब एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है 10 कोर लाइफ स्किल्स। जी, ये WHO द्वारा बताई गई 10 जीवन कौशल हैं। ये हर किसी के लिए जरूरी हैं। एक एक करके इन्हें देखते हैं। पहला है समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। दूसरा है विश्लेषण सोच, क्रिटिकल थिंकिंग। तीसरा प्रभावी संप्रेषण, इफेक्टिव कम्युनिकेशन।
चौथा निर्णय निर्माण, डिसीजन मेकिंग। पांचवा सृजनात्मक सोच, क्रिएटिव थिंकिंग। छठा है अंतर्वैयक्तिक संबंध, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। सातवां आत्मजागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। आठवां है संवेदना, एम्पैथी। नौवां तनाव से सामना, कोपिंग विद स्ट्रेस। और 10वां है भावनाओं से सामना, कोपिंग विद इमोशंस। ये 10 स्किल्स वाकई में जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। अब बात करते हैं सपोर्ट सिस्टम की, एनजीओज और कमिटियां। जी, कुछ प्रमुख एनजीओज जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो हैं एकलव्य, प्रथम, महिला समाख्या और लोक जुम्बिश। और स्कूल के स्तर पर भी तो एक कमेटी होती है। हाँ, स्कूल लेवल पर होती है SDMC, यानी स्कूल डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग कमेटी। ये एक तरह से चर्चा का मंच है। बिल्कुल, इसके सदस्य माता-पिता, स्थानीय प्रतिनिधि और स्कूल स्टाफ होते हैं। इनका काम हर महीने मीटिंग करके स्कूल के विकास की योजना बनाना है। PTA और MTA मीटिंग्स भी इसी का हिस्सा हैं। तो हमने सारी व्यवस्था समझ ली। अब अंत में आते हैं उस व्यक्ति पर जो इस पूरी कड़ी की धुरी है, शिक्षक, रोल ऑफ द टीचर। जी, शिक्षक की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक शिक्षक में क्या गुण होने चाहिए इस संदर्भ में? सबसे पहले शिक्षक को जेंडर सेंसिटिव होना चाहिए। उसे लड़के और लड़की में कोई भेद नहीं करना चाहिए। और रूढ़िवादी सोच को तोड़ना चाहिए, ब्रेक स्टेरियोटाइप्स। हाँ, ये नहीं कहना कि सिर्फ लड़के ही मॉनिटर बन सकते हैं। और सबसे जरूरी, शिक्षक को एक रोल मॉडल, एक आदर्श बनना चाहिए। इसमें एक और ऑब्जर्वेशन दी गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर महिला शिक्षिका हो तो बड़ी लड़कियों का नामांकन बढ़ता है। ये बिल्कुल सही बात है। एक लेडी टीचर होने से लड़कियों और उनके माता-पिता दोनों को एक सुरक्षा और सहजता का एहसास होता है। तो ये थी NIOS 506 की यूनिट 12 पर हमारी विस्तृत चर्चा। ये था NIOS 506 यूनिट 12 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। वेलकम टू आवर मंजिल विद अंसारी यूट्यूब चैनल। अगर आपको DSSB टीचिंग मेथडोलॉजी से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम NIOS 506 यूनिट 13 का इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा यूनिट है यूनिट 13, बाल अधिकार एवं हकदारी, मतलब चाइल्ड राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स। और इस यूनिट का जो मुख्य उद्देश्य है वो है बच्चों के अधिकारों को, मानवाधिकारों को और जो भी कानूनी सुरक्षा है उसे समझना। जी, आज हम कुछ बहुत जरूरी टॉपिक्स पर बात करेंगे, जैसे मानवाधिकार क्या हैं, हमारे मौलिक अधिकार क्या कहते हैं, और फिर बच्चों के अधिकारों पर जो UNCRC है उस पर भी बात होगी। बिल्कुल। साथ ही RTA एक्ट 2009 और चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 को भी देखेंगे। और जो सुरक्षा आयोग हैं जैसे NCPCR और SCPCR, उनकी भी चर्चा करेंगे। और अंत में सबसे जरूरी, एक शिक्षक की इसमें क्या भूमिका है। ये नोट्स DSSB और NIOS परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है अधिकार का अर्थ, कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स। तो अधिकार है क्या? अक्सर ये शब्द हम सुनते हैं, पर इसका ठीक मतलब क्या है? देखिए, अधिकार का मतलब है एक न्यायोचित दावा, एक जस्टिफाइड क्लेम। न्यायोचित दावा। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगे। हाँ, मतलब ये कोई ऐसी वैसी मांग नहीं है। ये एक ऐसी मांग है जिसे हमारा समाज सही मानता है और कानून उसे सुरक्षा देता है। अच्छा, तो ये जीवन जीने और विकास के लिए एक तरह की जरूरत है। बिल्कुल। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य यानी ड्यूटीज भी जुड़ी होती हैं। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू। जी, और ये सब किसी भी व्यक्ति की गरिमा, उसकी डिग्निटी और स्वतंत्रता के लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये तो हुआ अधिकार का मतलब। अब आते हैं भारत के संदर्भ में, हमारे संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार। जी, फंडामेंटल राइट्स, ये हमारे संविधान के भाग 3 पार्ट 3 में दिए गए हैं, आर्टिकल 12 से 35 तक। और हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। हाँ, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये बच्चों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण होगा। बहुत ज्यादा। फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और आखिर में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे आर्टिकल 32 में संविधान की आत्मा भी कहा गया है। बिल्कुल। परीक्षा के लिए एक बात यहाँ पर खास याद रखनी है, अनुच्छेद 24। आर्टिकल 24
जी, ये आर्टिकल 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों या किसी भी खतरनाक काम में लगाने से रोकता है। ये तो बहुत ही सीधा और मजबूत प्रावधान है। बिल्कुल। अब हम थोड़ा वैश्विक स्तर पर चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी यूडीएचआर। ये संयुक्त राष्ट्र यूएन ने 10 दिसंबर 1948 को घोषित की थी। ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। था कि दुनिया के हर इंसान को, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग या भाषा का हो, बिना किसी भेदभाव के बराबर अधिकार मिले। तो ये तो हो गई सभी इंसानों की बात, लेकिन फिर बच्चों के लिए अलग से अधिकारों की जरूरत क्यों पड़ी? हमारा अगला टॉपिक, राइट्स ऑफ द चाइल्ड, यूएनसीआरसी। ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, सबसे पहले तो यूएनसीआरसी ये बताता है कि बच्चा कौन है। और वो परिभाषा क्या है? उसके अनुसार 18 साल से कम उम्र का हर इंसान एक बच्चा है। ठीक है, पर जरूरत क्यों? जरूरत इसलिए है क्योंकि बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से, मतलब फिजिकली एंड मेंटली, बहुत कोमल होते हैं, वल्नरेबल होते हैं। हाँ, वो अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकते। बिल्कुल। इसीलिए उन्हें विशेष संरक्षण, स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। और इसका सबसे मुख्य सिद्धांत है बच्चे का सर्वोत्तम हित, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। मतलब कोई भी फैसला लेते समय सबसे पहले बच्चे के भले के बारे में सोचना है। जी, यही प्राथमिकता होनी चाहिए। अब अगर हम कुछ मुख्य बाल अधिकारों को देखें। हाँ, जैसे कौन कौन से अधिकार इसमें आते हैं? पहला है पहचान का अधिकार। राइट टू आइडेंटिटी। हर बच्चे को एक नाम और एक राष्ट्रीयता का हक है। फिर स्वास्थ्य का अधिकार भी होगा। जी। राइट टू हेल्थ। इसमें अच्छा खाना, पोषण और मेडिकल केयर सब शामिल है। फिर है परिवार का अधिकार। मतलब बच्चे को अपने माता पिता के साथ रहने का हक है। हाँ, उसे बिना किसी बड़ी वजह के उनसे अलग नहीं किया जा सकता। फिर आता है समानता का अधिकार। किसी भी तरह का भेदभाव नहीं, विकलांगता, धर्म या जाति, किसी भी आधार पर। बिल्कुल। और एक और है मातृभाषा का अधिकार, अपनी भाषा और संस्कृति में सीखने का हक। इसी में सुरक्षा का अधिकार, राइट टू प्रोटेक्शन, भी बहुत अहम है। बहुत ज्यादा। बच्चों को हर तरह के शोषण, एक्सप्लॉयटेशन, क्रूरता, शारीरिक दंड, कॉर्पोरल पनिशमेंट और नशीली दवाओं से बचाना। और ये शिक्षक और समाज दोनों की जिम्मेदारी है कि बच्चे को डर और सदमे यानी ट्रॉमा से बचाया जाए। जी। और इसी से जुड़ा हुआ हमारा अगला टॉपिक है भारत का एक बहुत बड़ा कानून, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, आरटीई एक्ट 2009। इसका पूरा नाम है निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। और ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। ये तारीख अक्सर एमसीक्यूज में पूछी जाती है। और ये कानून 6 से 14 साल के बच्चों के लिए है। जी। इसकी जो प्रमुख प्रावधान है वो बहुत क्रांतिकारी हैं। जैसे कि कोई फीस नहीं ली जाएगी, कोई फीस नहीं, कोई एडमिशन टेस्ट या स्क्रीनिंग नहीं। और जो बात अभी हम कर रहे थे, शारीरिक दंड और मानसिक प्रताड़ना पर पूरी तरह से रोक। बिल्कुल। ये कानून बच्चे के विकास और सुरक्षा दोनों अधिकारों को एक साथ लागू करता है। अच्छा, एक तरफ तो आरटीई बच्चों को स्कूल में ला रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक और कानून है जो उन्हें काम से बाहर निकालता है, बाल श्रम अधिनियम 1986। आपने बिल्कुल सही कनेक्शन जोड़ा। ये है हमारा अगला टॉपिक, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986। इसका मुख्य नियम क्या है? इसका सबसे मुख्य नियम है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी जोखिम भरे काम, हैजर्डियस वर्क में लगाना एक कानूनी अपराध है। और जोखिम भरा काम मतलब? कोई भी ऐसा काम जो बच्चे के शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए या उसके विकास में बाधा डाले। और अगर कोई ये कानून तोड़ता है तो जुर्माना और जेल दोनों का प्रावधान है। इसी से जुड़ा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ। जी। आईएलओ की भूमिका वैश्विक स्तर पर नियम बनाने की है। वो बाल श्रम को रोकने, 15 से 18 साल के किशोरों के लिए सुरक्षित माहौल बनाने और बंधुआ मजदूरी जैसी कुप्रथाओं को रोकने के लिए काम करता है। तो हमारे पास अधिकार हैं, कानून भी हैं, पर अगर इन कानूनों का पालन ना हो तो फिर कहाँ जाएं? बिल्कुल सही सवाल। यहीं पर आते हैं बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ये 2 स्तर पे होते हैं ना? जी। एक राष्ट्रीय स्तर पर NCPCR यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इसकी स्थापना मार्च 2007 में हुई थी। और फिर हर राज्य के स्तर पर होता है SCPCR, स्टेट कमीशन। और इनका मुख्य काम क्या है? इनके मुख्य काम है बाल अधिकारों के हनन की जांच करना, कानूनों की समीक्षा करना, रिव्यू करना, और जो शिकायतें आती हैं उनका निवारण करना। जी। ये एक तरह से बच्चों के अधिकारों के पहलेदार हैं। इन सरकारी संस्थाओं के अलावा NGOs की भूमिका भी तो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे CRY। हाँ, बिल्कुल। CRY यानी चाइल्ड राइट्स एंड यू जैसी संस्थाएं जमीनी स्तर पर काम करती हैं। CRY मुख्य रूप से 4 अधिकारों पर काम करता है। कौन कौन से 4 अधिकार? पहला, जीने का अधिकार, राइट टू सर्वाइवल।
इसमें जन्म, स्वास्थ्य, पोषण आता है। दूसरा? सुरक्षा का अधिकार, राइट टू प्रोटेक्शन, शोषण से बचाव। तीसरा? विकास का अधिकार, राइट टू डेवलपमेंट, जिसमें शिक्षा और खेलकूद शामिल हैं। और चौथा? चौथा है सहभागिता का अधिकार, राइट टू पार्टिसिपेशन, मतलब बच्चों को भी अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो हमने अधिकारों के कॉन्सेप्ट से लेकर उन्हें लागू करने वाली संस्थाओं तक की बात कर ली। अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, शिक्षक की भूमिका। जी, हमारा अंतिम टॉपिक शिक्षक की भूमिका और मूल्यांकन। जी। एक शिक्षक की इसमें 3 मुख्य भूमिकाएं हैं। पहली भूमिका है क्लासरूम एनवायरनमेंट, यानी कक्षा का वातावरण बनाने से जुड़ी। हाँ, कक्षा को तनाव मुक्त, स्ट्रेस फ्री और भय मुक्त, फियर फ्री बनाना शिक्षक का सबसे पहला काम है। दूसरी भूमिका है पेडागॉजी, यानी शिक्षण शास्त्र से संबंधित। जी, इसका मतलब है कि शिक्षक को व्यक्तिगत विभिन्नताओं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना होगा और उसी के अनुसार पढ़ाना होगा। हर बच्चा अलग है। और तीसरी भूमिका है मूल्यांकन, असेसमेंट की। हाँ, मूल्यांकन सतत और व्यापक होना चाहिए, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। इसका उद्देश्य सुधारात्मक होना चाहिए, करेक्टिव, न कि बच्चे को दंड देना। बिल्कुल, मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों की क्षमताओं को पहचानना और उन्हें बेहतर बनाने में मदद करना है, उन्हें पास या फेल का ठप्पा देना नहीं। तो चलिए अब एक फाइनल रिवीजन कर लेते हैं और कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देख लेते हैं। जी, कुछ तारीखें जो याद रखनी है। ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर। आरटी लागू हुआ 1 अप्रैल 2010। एनसीपीसीआर का गठन मार्च 2007। और चाइल्ड लेबर एक्ट 1986। आप कुछ प्रश्न देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? भाग 3, पार्ट 3। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम करने से कौन सा अनुच्छेद रोकता है? अनुच्छेद 24, आर्टिकल 24। यूडीएचआर कब अपनाया गया? 1948 में। अच्छा, सीवाईटी अनुसार बच्चों के कितने मूलभूत अधिकार हैं? 4, जीने का, सुरक्षा का, विकास का और सहभागिता का। और आखिरी सवाल, एनसीपीसीआर का पूरा रूप क्या है? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। बहुत अच्छे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।